गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास तक लेवरेजेस के जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे, सारे रिवाइज कर लिए थे। आपको याद होगा हमने डीओएल, डीएफएल और डीसीएल के दो दो फॉर्मूलाज लिखे थे, डीसीएल के अदर 3 फॉर्मूलाज लिखे थे और वो हमने पिछली क्लास तक सारे रिवाइज करके फिर उसके बेसिस पर जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। अब आज की क्लास में हम पॉइंट नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 8 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आइए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में जो हमें मेनली कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है वो है ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 9 है। और ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जो हमने इससे ठीक पहले जो चैप्टर रिवाइज किया था मार्जिनल कॉस्टिंग, वहां पर भी था। और क्योंकि वो हमने इसे ठीक पहले ही रिवाइज करके खत्म किया है और मैं एज्यूम कर रहा हूं आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस रिवीजन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं आपने मार्जिनल कॉस्टिंग रिवाइज कर ही लिया होगा। तो मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा भी था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस किया था उसको देख के आइएगा, जो नोट्स हमने बनाए थे वहां पर उसको एक बार आप रिवाइज करके आइएगा, बिकॉज वहां जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और जो यहाँ पे कॉमन कॉन्सेप्ट हैं वो हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि रिविजन क्लास है, अननेसेसरी टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए अब जो ये ब्रेक इवन पॉइंट है यहां पर हमें इसको 3 हेड्स में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और ऐसे ही फाइनली हमें पढ़ना है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस किया था वो ब्रेक इवन पॉइंट और यहां पर जो ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है सेम है। मतलब यहां का ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो ब्रेक इवन पॉइंट पड़ा था दोनों एक ही बात है। बस यहां पर हमें लेवरेजेस के रिस्पेक्ट में यहां पर कुछ एक दो बातें और एडिशनली सीखनी है। ठीक है, तो आइए हम अपना डिस्कशन पहले इस ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट से ही करते हैं। चलिए अब हम ना ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का रिवीजन स्टार्ट करें उससे पहले मुझे आपको कुछ एक दो बातें बतानी है। देखो, जब हमने शुरुआत में पहली क्लास में जब लेवरेजेस का रिवीजन शुरू किया था तो आपको याद होगा मैंने आपको डे 1 ही इनकम स्टेटमेंट बनवाई थी। और इनकम स्टेटमेंट बनवाते वक्त मैंने आपसे कहा था कि जो ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होती है ना, ये हमारी बिजनेस की कॉस्ट होती है। बिजनेस को अगर हम चलाएंगे तो हमें ये खर्चे करने पड़ते हैं, इसलिए हमने इनको एक नाम दिया था। याद है आपको, मैंने कहा था कि जो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है ये एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ये कौन सी कॉस्ट है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट भी हमारी कौन सी कॉस्ट है? ये भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये दोनों की दोनों कॉस्ट जो है बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट है। अगर मैं ये पेन के बिजनेस में अगर मैं पेन के बिजनेस करूंगा तो मुझे पहले पेन खरीदना या बनाना पड़ेगा, तो जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी मेरे बिजनेस की कॉस्ट है। जहां से मैं ये पेन मैन्युफैक्चर करूंगा वहां पर मुझे रेंट देना पड़ेगा। अगर वो मान लो जो प्रॉपर्टी है मैंने रेंट पे ले रखी है तो रेंट पे करना पड़ेगा। इंप्लॉय रखे होंगे उनको सैलरी देनी पड़ेगी। मतलब ये हमारी बिजनेस की कॉस्ट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सेल्स जो होती है इसको हम बोलते हैं ये ना हमारी ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। ये हमारी क्या है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। मतलब हम जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस के अगेंस्ट अगर हमारे पास पैसा आता है तो वो जो पैसा आता है उसको ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दवाई बनाने वाली कंपनी जब दवाइयां बेचेगी तो उसके पास जो भी रेवेन्यू आएगा वो उसके लिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। लिबर्टी शूज अगर शूज बेचेगी तो उसके अगेंस्ट जो पैसा आएगा वो उनके लिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। हमारे लिए सपोज अगर हम जब क्लासेस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो स्टूडेंट से फीस रिसीव होती है वो हमारे लिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। नहीं, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? सेल बेसिकली ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है। अब आप जरा सोचिए, अगर हमारी सेल मान लीजिए 10 लाख रुपए की हो और हमारी फिक्स कॉस्ट मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 6 लाख रुपए की हो, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 4 लाख रुपए आएगा। मान लो हमारी फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए की, तो हमारा ईबीआईटी कितना आएगा? 1 लाख रुपए आएगा। एक तरीका है कि आप ईबीआईटी ऐसे निकालें, और एक तरीका यह भी है कि सेल में से आप टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दें, आप तब भी ईबीआईटी निकाल बैठेंगे। कैसे? हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन कौन सी है? सर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये 6 लाख ऑपरेटिंग कॉस्ट है और हमारी ये 3 लाख भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हुई? 9 लाख रुपए। अगर मैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो हमारा जो ये 1 लाख रुपए आएगा ये क्या आएगा? ये ईबीआईटी आएगा। इस ईबीआईटी को मैं एक नाम और भी तो दे सकता हूं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग कॉस्ट का डिफरेंस है, इसलिए हम इस ईबीआईटी को नाम दे सकते हैं कि ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ये हमारा कौन सा प्रॉफिट होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। मतलब ये जो छोटा सा डिस्कशन मैंने आपसे किया ये बताने के लिए किया कि ईबीआईटी का एक नाम और भी होता है, और वो क्या नाम होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर ये क्यों बताया आपने? क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 हो। ठीक है, तो आप क्या करें, अपने रजिस्टर्स के ना अपर मार्जिन पे, अगर आप नोटिंग कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट हैं तो आप अपने रजिस्टर्स के अपर मार्जिन पे ये नोट लिख लीजिए।
जिन बच्चों ने मुझसे ही क्लासेस ली है, मैंने उनको ये नोट वोट बढ़िया से लिखवा रखा है, वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन जिन बच्चों ने अभी यूट्यूब से मुझे देख रहे हैं, आप क्या करें, रजिस्टर्स के अपर मार्जिन पे लिख लीजिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, ईबीआईटी। अब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखो भी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी इज निल। अब याद करो मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी जब मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था, तो हमने क्या बोला था उसको, कि ये वो सेल है जहां पर हमारा प्रॉफिट जीरो होता है। वहां पर हम जिस चीज को प्रॉफिट बोल रहे थे, यहां पर हम उसी चीज को ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी बोल रहे हैं, बात तो एक ही है। वहां पर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा के जो आता था उसको हम प्रॉफिट बोलते थे, यहां पर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को घटा के ईबीआईटी बोल रहे हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहे हैं। और मुझे यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो चाहिए, भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां बोलो या मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट बोलो, बात तो एक ही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो कब आएगा, जब आपकी कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वल हो, मतलब यहां पर भी वही सेम कंडीशन है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में थी कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होना चाहिए। और हमें पता है कि जब हमें सेल निकालना हो, जैसे मैं यहां पर आपको बोलूंगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सेल्स। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी क्या था, सेल। लेकिन जब सेल बोलते हैं तो सेल हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, यूनिट्स में और रुपीज में, वही सेम फॉर्मूला। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर हमें यूनिट्स में निकालना हो, पीवी रेशियो से डिवाइड कर दीजिए अगर हमें रुपीज में निकालना हो। और मैंने वहां पर इसको लॉजिकली आपको डिराइव भी करके दिखाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि पहले उसको जरूर देख के आइएगा आज की क्लास को देखने से पहले। अब मैं यही हमारे इस एग्जाम्पल में, अगर मैं मान लो एक एग्जाम्पल लेके यहां पर बात करूं, और सपोज इसको हटाकर मैं एक फ्रेश नंबर लूं यहां पर, ठीक है। मान लीजिए हमारी फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट मान लीजिए हमारी जो है वो 1,00,000 रुपए है, हमारी फिक्स कॉस्ट 1,00,000 रुपए। अब याद करो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने एक गुल्लक बनाया था, और गुल्लक को हम क्या कहते थे कि हर एक पेन बेचेंगे तो गुल्लक तुझे 4 रुपए देते जाएंगे। 4 रुपए क्यों दे रहे हैं गुल्लक को, क्योंकि हम एक पेन बेचते भले ही 10 रुपए का है, लेकिन ये पेन बेचने के लिए पहले 6 रुपए का खर्चा करना पड़ता है, 6 रुपए का पहले खरीदना पड़ता है। तो हर एक पेन बेच के मुझे नेट में 4 रुपए बचते हैं वेरिएबल कॉस्ट घटा के। तो मैंने गुल्लक को कहा था कि जैसे ही पेन बेचूंगा 4 रुपए देता जाऊंगा। लेकिन गुल्लक को हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि जैसे ही तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए इकट्ठे हो जाए तो हमें बता देना, हमें खुशी मनानी है, क्योंकि वहां हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, ऐसा पॉइंट जहां पर हमें अपनी फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। गुल्लक ने कहा ठीक है बता दूंगा। अब आज मुझे बात बताइए, गुल्लक के पास 1,00,000 रुपए कब इकट्ठे होंगे, जब 25,000 पेन बिक जाएंगे। ये 25,000 कैसे आया, 1,00,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन हमको कमाना है जो कि फिक्स कॉस्ट के बराबर है, और हर एक पेन पर हमें 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा था। इसका मतलब 25,000 यूनिट्स जब बिकेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हम 1,00,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, और तब हमारा ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो यूनिट्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 25,000 पेन जब हम बेचेंगे तो उसके अगेंस्ट हमारे पास रेवेन्यू कितने रुपए का आएगा, 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा। और इस 25,000 पेन पर 6 रुपए के हिसाब से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी लग जाएगी 1.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाने के लिए 1.5 लाख पहले खर्च भी करना पड़ता है, और हमारे पास 1,00,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जिससे हम अपने फिक्स कॉस्ट को पे कर देंगे, ईबीआईटी जीरो हो जाएगा। ये 25,000 यूनिट्स क्या है, ये है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। और फिर मैंने आपको लॉजिकली वहां पर एक्सप्लेन किया था कि अगर हमें यही रुपीज में निकालना हो तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, 1,00,000 को डिवाइड कर देते हैं पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो हमारे इस एग्जांपल में कितना है, पीवी रेशियो हमारे इस एग्जांपल में 40% है, मतलब 0.4 या 40% से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही ये करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा सेल्स रुपीज में निकल आएगा। अब मैं इस पर ज्यादा लॉजिकली नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हमारा फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मतलब हमारे इस केस में, इस एग्जांपल में 25,000 यूनिट्स ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है, 2.5 लाख रुपए ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। 2.5 लाख रुपया में है, रुपीज में है, और 25,000 यूनिट्स में है। तो 100 बात की एक बात, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में जो ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस किया था वो ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे यहां पर, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज जीरो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी इज जीरो, वो सेल जहां पर ईबीआईटी जीरो हो। मैं ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को ही यहां पर कंसिडर कर रहा हूं, मैं फाइनेंस की बात नहीं कर रहा। ईबीआईटी के नीचे जाएंगे तो इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, वो फाइनेंशियल नेचर का हो गया ना। हम बात सिर्फ ऑपरेशंस की कर रहे हैं, इसलिए इसको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बोला है।
ठीक, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। लिखने का वक्त मैं आपको भी दूंगा, और मैं अब आपको पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के फिर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को लेकर जो मुझे एक और बात बतानी है, फिर मैं वो भी बता के ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को रैप अप करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, अब हमें क्वेश्चन नंबर 18 से आगे बढ़ना है। आइए जरा पहले इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज का, वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपीज की दी है, फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपये दिया है, और हमसे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स और रुपीज दोनों में निकालने के लिए बोला है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको क्या सुनाई दे रहा है? सेल्स, ऐसी सेल जहां पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ईबीआईटी जीरो हो, और ईबीआईटी जीरो कब आता है? जब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हो। इसका मतलब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर हमें एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना होता है। तो मैं अब यहां पर पहले तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल देता हूं आपके लिए। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला होता है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना हो तो मुझे कैसे निकालना होगा? सर सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपये है, तो हमारा 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो उसके बाद हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो यूनिट्स में निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी 50,000 की है, और इसको डिवाइड कर देंगे एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन से, मतलब 20 से, तो ये आ जाएगा 2500 यूनिट्स। ठीक है जी। क्योंकि ना हम इस तरह के ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्टिंग में कई बार निकाल चुके हैं, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसमें जो एक नई बात बतानी है मुझे वो एक बार एक्सप्लेन करके फिर हम अपने अगले ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए अब आइए जरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम अब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ये यूनिट्स के बाद अब रुपीज में निकाल देते हैं। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना पड़ता है पीवी रेशो से। फिक्स कॉस्ट हमको पता है, पीवी रेशो हमें निकालना पड़ेगा। पीवी रेशो कैसे निकलेगा सर? पीवी रेशो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 करते हैं। कंट्रीब्यूशन हम ऊपर देख ही चुके हैं, 20 रुपए का है। सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपए का है, 20 अपॉन 100 इंटू 100, ये 20% हो जाएगा, या फिर इसको हम 0.2 भी बोल सकते हैं, है ना? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में हम निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी है 50,000, पीवी रेशो है 20%, ये आ जाएगा 2.5 लाख रुपए, है ना? और हमें पता भी था 2.5 लाख रुपए आना है। कैसे? जब यूनिट्स में 2500 आया है तो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 100 रुपए है। इन 2500 यूनिट का सेल वैल्यू क्या होगा? 2.5 लाख रुपए। 2500 इंटू 100 नहीं, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली निकालना हो तो डायरेक्टली निकालने का फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो फॉर्मूला होता है। यूनिट्स में निकालने के बाद हम चाहें तो रुपीज में निकाल भी सकते हैं। कैसे? यूनिट्स वाले को एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पर ये बात हम इस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में कि हमें डायरेक्टली निकालना भी आना चाहिए। डायरेक्टली कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड करके। सर नई बात क्या सिखा रहे हो? आइए नई बात सीखते हैं। इसके नीचे एक एग्जांपल लिखिएगा। कैलकुलेट DOL इन क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? 18। कैलकुलेट DOL इन क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आइए जरा सामने देखिए प्लीज। मैं अगर वैसे DOL को छोड़ो, एक वेरिफिकेशन करवाऊं मैं आपको, अगर इसी क्वेश्चन में जो हमने अभी भी 18 नंबर किया है, तो सबसे पहले सेल्स हमारी कितनी है? 2.5 लाख रुपए है, या फिर ये कहें कि 2500 यूनिट्स इंटू 100, 2.5 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2500। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट चेक करो कितनी थी?
सर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 80 रुपीज, 2500 इंटू 80 कितना होता है? सर ये होता है 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन 50,000 आ गया, यही हमारी फिक्स कॉस्ट है। और ईबीआईटी जीरो आ गया, ठीक है ना, ये तो पता ही है आपको। अब आप मुझे बताइए डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है? सर डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? 50,000। एंड व्हाट इज ईबीआईटी? जीरो। अब जिनका मैथ्स में हाथ टाइट है ना, अगर मैं उनसे पूछूंगा ना बताओ 50,000 को जीरो से डिवाइड करने पर क्या आता है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे जीरो आता है। ध्यान रखिए जीरो नहीं आता है। जीरो को अगर आप किसी फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग फिगर जीरो आती है। अगर मैं किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्टिंग फिगर जीरो आती है। लेकिन मैं अगर किसी भी फिगर को जीरो से डिवाइड करता हूं तो रिजल्टिंग फिगर जीरो नहीं होती। मैथमेटिकली बोलते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं वो नॉट डिफाइंड सिचुएशन है। क्या है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, और कई बार हम बोलते हैं ये इनफाइनाइट वाली सिचुएशन है। मतलब जो रिजल्टिंग फिगर है उसको हम बोल देंगे इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। और अगर आप अपने कैलकुलेटर पर 50,000 को छोड़ो किसी भी फिगर को अगर जीरो से डिवाइड करके देखो आप, या तो आपके कैलकुलेटर के टॉप पर सीधे सीधे एरर लिखा आ जाएगा ERROR, या फिर सिंपली ई लिखा आ जाएगा मतलब एरर। मतलब कैलकुलेटर भी कह रहा है कि जो आप कर रहे हो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। और हमें अब हमें क्या करके आना है? सर अगर हमारे सामने ये सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे इन्फिनिटी का साइन बना के आएंगे। ये रहा इन्फिनिटी का साइन। ये समझ लो 8 है ना, 8 नंबर 8 जो है ना, उसको हम कह रहे हैं भाई तू रेस्ट कर ले। उसको हमने कहा थोड़ा सा सो जा, उसको रेस्टिंग पोजीशन पे अगर हम ले आते हैं, 8 को लेटा देते हैं, तो ये इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत आए तो आप दो जीरो को आप ऐसे ओवरलैप तरीके से भी बना सकते हैं। मतलब दो जीरो को आप क्लब मिला दोगे तो ये इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। और हम ऐसे लिख के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। मैं यहां पर आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, देखिए हम यहां पर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि यहां पर ईबीआईटी जीरो होता है, और हमारे डीओएल के फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी होता है। तो अगर आप मान लीजिए ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर डीओएल निकालने की कोशिश करोगे, ध्यान रखो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर डीओएल निकालोगे तो डीओएल का फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे तो हमेशा ही ईबीआईटी जीरो होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईबीआईटी इज जीरो। और हमारे डीओएल के फॉर्मूला में ईबीआईटी नीचे आता है। सोचिए, तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? अगर आप ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर जहां पर ईबीआईटी जीरो होता है वहां पर अगर डीओएल निकालने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा ही इनफाइनाइट आएगा, कोई भी सिचुएशन हो। अगर आपका ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है और एग्जामिनर कह रहा है इस पे डीओएल निकालो, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है सच तो, क्योंकि वो इनफिनाइट ही होता है। क्यों इनफिनाइट होगा? क्योंकि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही है कि ईबीआईटी जीरो, और हमारे फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी होता है। ध्यान रखें, अगर न्यूमरेटर जीरो हो तो जीरो को किसी से डिवाइड करेंगे तो जीरो आता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो हो, नीचे जीरो हो, तो वो मैथमेटिकली हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए जरा मैं अब यहाँ पर अगर आऊँ वापस, कहाँ पर हमारे ये यहाँ पर देखिए जहाँ हमने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में लिखा था ना, हमने यहाँ पर देखो एक नोट भी लिखा हुआ है, मैं अभी लिखने का वक्त दे रहा हूँ ये, कि एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट डीओएल इज इनफाइनाइट। हमेशा ही डीओएल इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि हमारी डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे ईबीआईटी हमेशा ही जीरो होगा। इसका मतलब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर डीओएल निकालने का मतलब है आप हमेशा ही जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, और जीरो से डिवाइड करना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट सिचुएशन या फिर नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं। चलिए अब मैं आपको ना ये डीओएल को लिखने का वक्त दे देता हूं, और उसके बाद फिर हम जो है अपने अगले ब्रेक इवन पॉइंट मतलब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर बात करना शुरू करेंगे। ये पॉइंट नंबर 9 है, आप ऐसे हेडिंग डालिएगा। और मैं फिर से वही बात बोलूंगा, जिन बच्चों ने मुझसे ही रेगुलर क्लासेस लिए हैं आपके नोट्स ये ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे यूट्यूब के हैं
उनके लिए मैं ये लिखने का वक्त दे रहा हूं। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं और अदरवाइज आप वीडियो को इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी नोट कर सकते हैं। मैंने ये एक्सप्लेन करते वक्त मार्जिनल कॉस्टिंग का डिस्कशन रिपीट नहीं किया है ना। तो जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग रिवाइज नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मार्जिनल कॉस्टिंग जब रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद फिर इस टॉपिक को देखेगा तो इस बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगला ब्रेक इवन पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपके लिए नया है, ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं पढ़ा हुआ। जैसे हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करते वक्त कह रहे थे कि भाई अगर हमें क्वेश्चन बोलेगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए तो हमें सेल्स निकालनी है, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलेगा तब क्या निकालना है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अगर बोले तो समझिए वो हमसे कह रहा है कि हमें ईबीआईटी निकालनी है। ध्यान रखें, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जैसे ही बोलेगा तो दिमाग में पहली बात क्या आनी चाहिए कि हमें ईबीआईटी कंप्यूट करनी है। कौन सी वाली ईबीआईटी कंप्यूट करनी है? ऐसी ईबीआईटी जहां पर इक्विटी वालों के लिए कुछ ना बचे। इक्विटी वालों के लिए इनकम स्टेटमेंट में हमने देखा सबसे आखिरी में क्या था, ईपीएस, मतलब ऐसी ईबीआईटी जहां पर ईपीएस जीरो है। अब मैं इसको भी समझाऊंगा एक एग्जाम्पल की मदद से ताकि बात आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए। अपना बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और अपने पेन हो सके तो प्लीज छोड़ दीजिए। ये इनकम स्टेटमेंट आप देख रहे हो, हमने ईबीआईटी से शुरू करी है और ईपीएस तक लेके गए हैं, ठीक है। इस इनकम स्टेटमेंट में एक और बात ऑब्जर्व करो, हमने अभी पहले कहा था कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तभी आप देख रहे हो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हमने कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं माइनस कर रखा, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चंस की अजम्पशन है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इसका मतलब ये सब कुछ जो बचा है वो किसके लिए है? इक्विटी वालों के लिए। क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स इक्विटी वालों के लिए ही है, इसलिए हमारा ईपीएस फिर कैसे आ गया? यही हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है। अगर आपको रेशियोज का रिवीजन याद हो तो हमने वहां पर मार्केट टेस्ट रेशियोज में अर्निंग पर शेयर निकालना सीखा था। और अर्निंग पर शेयर वैसे कैसे निकलता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कैसे आता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स में से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन अगर प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड हो ही ना तो ये पूरा का पूरा अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है ये इक्विटी वालों के लिए हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ईपीएस निकालने के लिए इसी अर्निंग आफ्टर टैक्स को जो है कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि हमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जब मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं ईबीआईटी कंप्यूट कर दो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते ही दिमाग में आना चाहिए सर ईबीआईटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमें ये कंप्यूट करना है। ऐसी ईबीआईटी कंप्यूट करनी है जहां पर ये जो ईपीएस है ना, ये ईपीएस जहां पर जीरो हो। ऐसी ईबीआईटी कंप्यूट करनी है जहां पर ईपीएस जीरो हो। मान लीजिए हम बाहर वालों से पैसा उठा के हमने रखा है और बाहर वालों को हमें ब्याज देना होता है 1,00,000 रुपए का, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट का अमाउंट आप मान लीजिए। अब जरा सोचिए, अगर हमारा ईपीएस जीरो है इसका मतलब तो ये साफ साफ हुआ कि हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स भी जीरो ही होगा। आप जरा सोचिए ये जीरो कब आएगा? ये जीरो तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर में जीरो हो। मान लो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स जीरो है, शेयर्स कुछ कितने मर्जी भी हो, मान लो हमारे 2 करोड़ शेयर है तो जीरो डिवाइड बाय 2 करोड़ इज जीरो। ध्यान रखना, अभी जब हमने कहा था कि अगर हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे डीओएल निकालेंगे तो इनफिनिट आएगा, वहां पर जीरो डिनोमिनेटर में था। जीरो अगर न्यूमरेटर में होता है तो जीरो को किससे भी डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। जीरो डिनोमिनेटर में होता है तब इनफिनिट आता है, यहां पर जीरो न्यूमरेटर में। इसका मतलब ये कि अगर मैं कह रहा हूं कि ईपीएस जीरो है दैट मींस अर्निंग आफ्टर टैक्स भी जीरो ही होगा। अब आप जरा सोचिए, अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स जीरो है तो इसका मतलब पक्का पक्का हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स भी जीरो ही तो होगा। अगर हमारा थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ होता तो उसमें से हमने कुछ सरकार को दिया होता, मान लो 10 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ होता, 30% का टैक्स रेट, तो 3 रुपए सरकार को देते तो 7 रुपए जेब में बचते ना। हमारी जेब में अर्निंग आफ्टर टैक्स जीरो है, इसका मतलब पक्का पक्का अर्निंग बिफोर टैक्स भी जीरो ही होगा, क्योंकि सरकार हमसे कोई 100% टैक्स थोड़ी ले जाती है। इसका मतलब अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, इसलिए टैक्स जीरो, ये भी टैक्स भी जीरो होगा। जीरो प्रॉफिट, जीरो टैक्स और जीरो अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ईपीएस इज जीरो तो मैं आपसे इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि अर्निंग बिफोर टैक्स इज ऑल्सो जीरो। तो आप समझिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज दैट पॉइंट ऑफ ईबीआईटी, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल।
क्या मैं इस लाइन को रीफ्रेज कर सकता हूं? इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईबीटी इज निल, क्योंकि ईपीएस निल होने का मतलब है ईबीटी भी जीरो ही होगा, ईपीएस जीरो होने का मतलब है ईएटी जीरो है, ईएटी जीरो होने का मतलब है कि ईबीटी भी जीरो ही रहा होगा। इसका मतलब जो हमने यहां पर अभी डेफिनेशन रीड करी, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल, मैं इस लाइन को रीफ्रेज करके बोल सकता हूं इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईबीटी इज निल। अब आप जरा सोचिए, ये ईबीटी जीरो कब आएगा? ईबीटी जीरो कब आएगा? जब आप एग्जैक्टली उतना ही कमाएं जितना कि आपको ब्याज देना है। इसका मतलब हम अगर एग्जैक्टली 1 लाख का ईबीआईटी कमाते हैं तभी हमारा जो है ये ईपीएस जीरो आएगा। तो अगर मैं फाइनली सम अप करूं, हम यहां पर ये कह रहे हैं ऐसी ईबीआईटी निकाल दो जहां पर मालिकों के लिए कुछ ना बचे। इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि ऐसी ईबीआईटी निकाल दो जहां पर हम कमाई सिर्फ उतनी ही करें जितना कि बाहर वालों को देना है। यही है ना? मैं कह रहा हूं कि ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल, ईपीएस इज निल का मतलब वो कह रहा है कि इतनी कमाई करो कि मालिकों के लिए कुछ ना बचे। भाई इक्विटी मालिक है तो ये भी तो कहा जा सकता है कि इतना ही कमाओ कि सिर्फ बाहर वालों को दिया जा सके। और बाहर वाले कौन है? आउटसाइडर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, उन पे ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो आप जरा बताइए, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो जहां पर ईपीएस जीरो हो, और जब मैं बोलता हूं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो तो आपके दिमाग में क्या सुनाई देता है कि सर ईबीआईटी की बात कर रहे हैं। तो हम कितना ईबीआईटी कमाएं कि हमारा ईपीएस जीरो हो जाए, या फिर ये कहें कि कितना ईबीआईटी कमाएं कि हमारा ईबीटी जीरो हो जाए, क्योंकि ईबीटी जीरो मतलब ईपीएस भी जीरो हो जाएगा। कितना ईबीआईटी कमाएं कि हमारा ईपीएस जीरो हो जाए या ईबीटी जीरो हो जाए? सर इंटरेस्ट जितना कमा लो, जितना ब्याज देना है सिर्फ उतना ही कमा लो। अगर हम ब्याज जितना ईबीआईटी कमा लेते हैं, इसका मतलब ये कि हमारा फिर उसके बाद इंटरेस्ट देते ही सब खत्म हो जाएगा, ईबीटी जीरो हो जाएगा, ईबीटी जीरो हो जाएगा, ईएटी जीरो हो जाएगा, ईएटी जीरो तो ईपीएस भी जीरो हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। अभी हम ध्यान रखना, अभी डिस्कशन ऐसे कर रहे हैं एज इफ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी तो उससे कुछ फॉर्मूलाज में बदलाव आएंगे। फिलहाल अभी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एब्सेंस जो है वो प्रेजेंस जो है वो हम निल मान रहे हैं कि वो नहीं है। ठीक है जी। आइए अब जो हमने डेफिनेशन लिखी थी एक बार वहां पर भी देख लेते हैं कि हमने क्या बात लिखी। हम अगर डेफिनेशन देखें तो वो क्या लिखता है, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी, ये वो ईबीआईटी है जहां पर हमारा ईपीएस जो है वो जीरो होता है। अब ईपीएस जीरो होने का मतलब ये है कि हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स भी जीरो होगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स जीरो कब होगा? जब अर्निंग बिफोर टैक्स भी जीरो होगा। अब आप जरा सोचिए, हम वो ईबीआईटी की बात कर रहे हैं जहां पर ईबीटी जीरो है, और ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में फर्क सिर्फ किस चीज का है? इंटरेस्ट का। इसका मतलब अगर मुझे ईबीटी जीरो चाहिए तो मुझे ईबीआईटी उतना ही कमाना होगा जितना कि बाहर वालों को देना है। अब जितना बाहर वालों को देना है वो क्या होता है? इंटरेस्ट। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जब आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो वो सिर्फ होता है इंटरेस्ट के बराबर। लेकिन ध्यान रखें, ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला कि ये इंटरेस्ट ही होता है, ये कब पॉसिबल है? जब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स ना हो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आते ही थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। वो कैसे बदलेंगी वो देखा जाएगा। अभी फिलहाल हम ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें जहां पर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो हम कह रहे हैं इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग डेट एंड इक्विटी बट नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उस केस में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। अब जिस तरीके से हमने कहा था कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर इनफाइनाइट होता है, ठीक इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालेंगे तो वो भी इनफाइनाइट निकल के आएगा। और वो क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं इनडायरेक्टली ईपीएस जीरो चाहिए। ईपीएस जीरो होने का मतलब यह है कि हमें ईबीटी जीरो चाहिए, तो माइनस इंटरेस्ट अगर हम करेंगे, हम ये बोल रहे हैं इनडायरेक्टली ये हमको जीरो चाहिए, ये हमको जीरो चाहिए। अगर मान लो हम 2 लाख रुपए का ब्याज पे करते हैं तो हमें ईबीआईटी भी कितना कमाना है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए 2 लाख ही कमाना है। और हमारा डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब क्योंकि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, ईबीटी हमेशा ही जीरो होगा, और हम अगर किसी भी फिगर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो अनडिफाइंड आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी आएगा। तो यहां पर भी सेम कंक्लूजन्स है जैसे कि हमने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में देखा कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर हम अगर डीओएल निकालेंगे, क्योंकि वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी जीरो होता है और डीओएल का फॉर्मूला होता था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी अगर जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड आएगा। ठीक यहां पर भी अगर हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर जहां पर ईबीटी जीरो है,
ईबीटी अगर जीरो है तो डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईडी अपॉन ईबीटी, तो ये भी क्या आएगा, ये भी इनफाइनाइट आएगा। तो हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर डीएफएल निकालना मतलब इनफाइनाइट आंसर। चलिए इस पर भी हम अभी एक आध क्वेश्चन देख लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 19। 18 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में सेलिंग प्राइस हमारा 10 रुपए का है, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए है, फिक्स कॉस्ट हमारी 4 लाख रुपए की है। कह रहा कंपनी के पास 10% बॉन्ड्स हैं जो कि 20 लाख रुपए के हैं। हमसे ध्यान रखें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करने के लिए बोला है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जैसे ही मैं आपको बोलता हूं तो आपको क्या सुनाई दे रहा है कि सर कंप्यूट करने के लिए कह रहे हैं ईबीआईटी। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते ही आपको क्या सुनाई दे रहा है कि हमें ईबीआईटी निकालना है, ऐसा ईबीआईटी जिस पर मालिकों के लिए कुछ ना बचे। अभी अभी हमने देखा मालिकों के लिए मतलब लास्ट में जो ईपीएस है वो जीरो हो। ईपीएस जीरो होने का क्या मतलब है, अर्निंग आफ्टर टैक्स जीरो हो। अर्निंग आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है, अर्निंग बिफोर टैक्स जीरो हो। इसका मतलब ऐसा ईबीआईटी कमाना है जिसमें हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स जीरो हो। और अर्निंग बिफोर टैक्स जीरो कब होगा, जब आप एग्जैक्टली इंटरेस्ट जितना ही कमाई करें। एग्जैक्टली इंटरेस्ट जितना कमाई करोगे मतलब एग्जैक्टली ईबीआईटी जो कमाओगे वो इंटरेस्ट जितना कमाओगे, एग्जैक्टली इंटरेस्ट जितना कमाओगे तो हमारा ईबीटी जीरो होगा। मतलब हमें इंटरेस्ट जितनी ईबीआईटी कमानी है। तो हमारा यहां पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हम क्या देंगे, लिखो जी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है हमें ईबीआईटी कंप्यूट करना है। ईबीआईटी किसके बराबर कंप्यूट करें, जो हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट यहां पर हमें किस पर पे करना है, हमने क्या उधारी ले रखी है, सर हमने 10% बॉन्ड्स ले रखे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन 10% बॉन्ड्स, तो 20 लाख रुपए का 10% अगर हम निकाल देते हैं तो ये 2 लाख रुपए आएगा। बस यही है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ, 2 लाख रुपए मतलब इंटरेस्ट। तो आपको बेसिकली इंटरेस्ट ही तो निकालना है, इंटरेस्ट निकाल दो और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। पर ध्यान रखिए आपने भले ही इंटरेस्ट निकाला है पर हम क्या बोलेंगे, ये ईबीआईटी है, इतना ईबीआईटी कमाना है। जैसे हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट कमा लो, तो इसलिए हम फिक्स कॉस्ट को ही कंट्रीब्यूशन बोलते थे कि हमें फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। यहां पर हम क्या करें, इंटरेस्ट जितना ही ईबीआईटी कमाना है। वहां पर क्या बोलते थे, फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। इसलिए फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन की नजर से ही देखते थे, यहां पर इंटरेस्ट को हम ईबीआईटी की नजर से देख लेंगे, क्या दिक्कत है। लिखो अब एक बात लिखो, एग्जाम्पल कैलकुलेट डीएफएल इन क्वेश्चन नंबर 19। बताइए जी हमारा ईबीआईटी क्या, 2 लाख, और हमारा इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट जितना ही तो ईबीआईटी कमाया था हमने, 2 लाख। तो हमारा ईबीटी क्या होगा, 0, है ना। और डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो अगर मैं किसी भी फिगर को 0 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या कहलाती है, वो इनफाइनाइट कहलाती है। हो गया खत्म। हमारा जो आखिरी ब्रेक इवन पॉइंट है वो है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। इसको डिस्कस करते ही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का डिस्कशन हो जाएगा खत्म। अब ये ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जैसे हमने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालते वक्त कहा कि अगर कोई कहे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालो तो हम क्या निकाल के बताएंगे, उसको सेल्स निकाल के बताएंगे। हमें कोई फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा तो हम उसको ईबीआईटी निकाल के बताएंगे। अगर हमें ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कोई निकालने के लिए कहेगा तो यहां पर भी हम सेल ही निकाल के बताएंगे। लेकिन ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट जब हम निकाल रहे थे वहां पे तो सेल बताया था, लेकिन उस सेल पर हम कमाई सिर्फ उतनी ही कर रहे थे कि जितना हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग खर्चा रिकवर हो जाए। मतलब हम कंट्रीब्यूशन जो है ना वो फिक्स कॉस्ट जितना कमा रहे थे।
लेकिन यहां पर क्योंकि ये ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट है, हम यहां पर उतना सेल करेंगे कि हमारा फिक्स कॉस्ट मतलब जो बिजनेस का ऑपरेटिंग खर्चा है वो भी रिकवर हो जाए, और साथ में फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब ब्याज का खर्चा भी रिकवर हो जाए। मतलब ये सीधे सीधे बात करें, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा जो मेन मकसद था वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना था। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट में हमारे दोनों फिक्स खर्चे रिकवर करना मकसद है। अब मैं ना इसको एग्जांपल की मदद से बताऊंगा तो आपको ज्यादा बढ़िया से बात समझ में आएगी। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। मान लीजिए हमारा जो फिक्स कॉस्ट है, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो सपोज 3 लाख रुपए है, ठीक है, और ब्याज मान लीजिए हमारा 1 लाख रुपए का है। अब हम कह रहे हैं कि हमें ना सिर्फ इन दोनों को मिला के जितना अमाउंट आता है उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। बस ये दोनों खर्चे, ये दोनों बलाएं टल जाए हमारी, इन दोनों को बस ये है कि हम पे कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं उसके बाद। मतलब ये हम अब बोल रहे हैं इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईपीएस इज 0। अब जरा सोचिए, ईपीएस 0 है, इसका मतलब ईएटी 0 है, ईएटी 0 का मतलब टैक्स नहीं देना, और ईबीटी भी 0 है। मालिकों के लिए कुछ नहीं चाहिए एटलीस्ट, लेकिन जो बाहर वाले हैं उनका पेमेंट हो जाए। मतलब ये कि दो तरीके हैं बोलने के, आप या तो ये कह लो कि उतना सेल आप कर लो कि दो फिक्स खर्चे रिकवर कर जाएं, या वो सेल कर लो कि ईपीएस 0 हो जाए। ईपीएस 0 होने का मतलब आप बोल रहे हैं वो सेल कर लो कि ईबीटी 0 हो जाए, और ईबीटी 0 का होने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट भी रिकवर हो जाए और फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाए। और मैं अगर बिल्कुल सिंप्लिसिटी टर्म्स में बोलूं, हमें ना भाई फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट इन दोनों को मिला के जो आता है, जो आ रहा है 4 लाख, इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है, दैट्स इट। इतना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। जानते हो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में हम नीचे से कंसर्न नहीं थे। हमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाना था, वहां हमारा मकसद सिर्फ 3 लाख कमाने का था। यहां हमारा मकसद 3 लाख जो फिक्स कॉस्ट है वो तो कमाना है, साथ में 1 लाख और भी कमाना है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताइए ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो पहले तो आपको दो चीजें चाहिए, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दो। 3 लाख प्लस 1 लाख कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख रुपए लो और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 4 रुपए है, 4 से डिवाइड कर दो, 1 लाख यूनिट, ये सेल ही आ गई ना, 1 लाख यूनिट्स। दिस इज ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। दिस इज ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इसका मतलब ये कि मैं अगर 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना आ जाता है? 10 लाख। 1 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना आ जाता है? 6 लाख। अब देख लो मैच हो रहा है ना। ये हो गया ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर यही रुपीस में चाहिए हो तो हमने क्या कहा था? फिक्स कॉस्ट लो, उसको डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो कितना है? 4/10, 0.4 इज पीवी रेशियो। 4 लाख को 0.4 से डिवाइड करके देख लो, 10 लाख ही आएगा। दिस इज ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। दिस इज ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ध्यान से सुना। अगर मैं यही एग्जाम्पल में सिर्फ बोलूं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, तो आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स नहीं। मतलब ये कि मैं अगर आंसर में बोलूं 1 लाख, तो ये 1 लाख पता है क्या है? यही सेम एग्जांपल, लेकिन इस 1 लाख को मैं क्या बोलूंगा? दिस इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पर हम ईबीआईटी की बात करें सिर्फ, तो वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। सेल्स की बात अगर करते हैं तो वो ओवरऑल भी हो सकता है, ऑपरेटिंग भी हो सकता है। अगर आप दोनों खर्चे निकालने के लिए सेल की बात कर रहे हैं तो वो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट है। और अगर आप सिर्फ इस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने की बात कर रहे हैं, मान लो सिर्फ मैं 3 लाख को 4 से डिवाइड करूं, 3 लाख को 4 से डिवाइड करूं, तो जानते हो जो निकल के आएगा 3 लाख डिवाइड बाय 4, वो आएगा 75,000 यूनिट्स। दिस 75,000 यूनिट्स जो है वो भी ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन ये कौन सा वाला है? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का दायरा लिमिटेड है, वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट की रिकवरी की बात करता है, वो इंटरेस्ट की रिकवरी की बात नहीं करता। ओवरऑल का जो दायरा है वो बड़ा है, दोनों ही सेल बताते हैं, लेकिन अगर हम उतनी कमाई करें कि फिक्स कॉस्ट रिकवर करे और वो सेल बताएं तो वो ऑपरेटिंग है।
अगर हम फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट जोड़ के कमाई करके बताएं तो वो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट है। कहने का मतलब ये है, अगर 3 लाख रुपए को, मतलब फिक्स कॉस्ट सिर्फ 3 लाख रुपए को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो वो आएगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। 4 लाख रुपए को 4 से डिवाइड करें तो वो आएगा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर मैं इसी में कहूं कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो फिर वो सेल नहीं बतानी है, फिर वहां पे क्या बताना है, ईबीआईटी। और कितना ईबीआईटी? ब्याज जितना, ब्याज जितना ईबीआईटी मतलब 1 लाख। तो आप कह सकते हो इसी एग्जाम्पल में आप चाहें, इसी एग्जाम्पल में आप चाहें तो आप बता सकते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये 1 लाख जो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ही है, लेकिन ईबीआईटी की टर्म्स में है। मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक बार वो डेफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा है, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच एंटायर फिक्स कॉस्ट इन इंटरेस्ट इज रिकवर्ड एंड नथिंग इज लेफ्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। भाई फिर से बोलेंगे ना, ब्रेक इवन पॉइंट है तो जीरो तो चाहिए, कोई प्रॉफिट तो जीरो चाहिए, लेकिन किन का प्रॉफिट? मालिकों का प्रॉफिट। मालिकों का प्रॉफिट अगर जीरो आ रहा है और हम वो उस जीरो प्रॉफिट पर अगर हम सेल बता दे तो वो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट है। इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स, इस बार बोल रहे हैं इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईपीएस इज निल। सेल की जगह अगर मैं ईबीआईटी लिख दूं तो ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच हम कंट्रीब्यूशन कितना कमाते हैं, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट जितना, 3 लाख प्लस 1 लाख, है ना। और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का फिर से सेम एक्सप्लेनेशन है जो हमने ऑपरेटिंग में दिया था। अगर आपको यूनिट्स में कंप्यूट करना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, अगर रुपीस में करना है तो आपको पीवी रेशियो से डिवाइड करना है। आप फर्क देखिए ना क्या है, हम ऑपरेटिंग में कह रहे थे हमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ फिक्स कॉस्ट जितना कमाना है, ये नहीं कमाना, इंटरेस्ट का लिए नहीं कमाना, सिर्फ फिक्स कॉस्ट जितना कमाना है। अगर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे थे तो हमने कहा ऑपरेटिंग है, लेकिन अगर हम दोनों की बात करेंगे, थोड़ा सा अपना नजरिया बढ़ा लेंगे तो हम कहेंगे फिर वो ओवरऑल है। इसको भी आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आइए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं, और हमसे क्या मांगा है, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है। जैसे ही बोलते हैं ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट तो आपको क्या सुनाई दे रहा है कि सर हमें सेल्स कंप्यूट करना है। लेकिन इस बार जो हमें सेल करनी है वो सिर्फ एक खर्चा रिकवर नहीं करने के लिए नहीं, 2 खर्चे रिकवर करने के लिए। कौन से 2 खर्चे? फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट। मतलब इस बार हमें जो कंट्रीब्यूशन कमाना है वो फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट के जितना कमाना है। आइए पहले बेसिक सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें यूनिट्स में निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होगा, तो पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस में से हम अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा ये क्या निकल आता है, हमारा निकल आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 20 रुपए का। और क्योंकि रुपीज में निकालने के लिए हमको पीवी रेशियो भी चाहिए होगा, इसलिए हम यहाँ पर पीवी रेशियो भी कंप्यूट कर लेते हैं। पीवी रेशियो हमारा होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। जरा मुझे करके बताइए, 20/50 परसेंटेज में होता है 40%, है ना। अब पहले हम क्या निकाल देते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट इन दोनों को मिलाकर जो आता है उतना हमें कंट्रीब्यूशन कमाना है, और डिवाइड किससे कर देंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक, आपको न्यूमरेटर में क्या दिखना चाहिए, याद करो, मार्जिनल कॉस्टिंग की लैंग्वेज। आपको ये न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, मन की आंखों से देखोगे तो क्या दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन दिख रहा है कि हमें कंट्रीब्यूशन किसके बराबर कमाना है, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है। फिक्स कॉस्ट हमारी यहां पर है 5 लाख रुपए की, और इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख कैसे आया सर, 1 लाख आया 10 लाख का 10% करके, है ना। हमारा डेट 10 लाख रुपए का है, तो 10 लाख का 10% करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा 1 लाख का आता है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 20 रुपीज। तो 6 लाख को 20 से डिवाइड करने पर आ रहा है 30,000 यूनिट्स। मतलब अगर हम 30,000 यूनिट्स की सेल कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा, या फिर ये कहें कि हमारा फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों की रिकवरी हो जाएगी, ईबीटी जीरो हो जाएगा, है ना। 30,000 यूनिट्स की सेल करेंगे तो हमारी ईबीटी जीरो हो जाएगी, या फिर कहें ईपीएस जीरो हो जाएगा।
ये वो सेल होता है जहां पर इक्विटी वालों के लिए कुछ नहीं बचता, मतलब ईबीटी जीरो हो जाता है। और अगर हमें यहां पर ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कंप्यूट करना हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, 5 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 40%। बताओ जी, ₹15 लाख। ठीक, तो हमारी सेल यूनिट्स में कितनी हो गई 30,000 और रुपीज में कितनी हो गई 15 लाख रुपीज। अब ना मैं यहां पर ना आपको कुछ एक दो बातें और कंक्लूड करवाऊंगा, तो मैं ना इस क्वेश्चन में एक वेरिफिकेशन करवा रहा हूं जो हम पहले कभी करा करते थे। वेरिफिकेशन, आइए पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले सेल्स, सेल्स हमारी 30,000 यूनिट्स की है और हमारा एक यूनिट कितने का बिकता है इस क्वेश्चन में, 50 रुपए का बिकता है, तो 15 लाख रुपए हो गया। और आपने देखा ही है रुपयों में ब्रेक इवन पॉइंट 15 लाख रुपीज है और यूनिट्स में कितना है 30,000 यूनिट्स है। नहीं, ये तो हमें पता ही है। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं, 30,000 इंटू 30, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है शायद, हाँ सर वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है, तो ये हो जाएगा 9 लाख रुपए। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 6 लाख रुपए। हमारी फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपए है, तो हमारा ईबीआईटी 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट 1 लाख ही है, तो हमारा ईबीटी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, मैं वैसे ही इस स्टेटमेंट को पूरा कर दूं, भाई टैक्स का परसेंटेज नहीं भी बताओ तो मुझे पता है अगर ईबीटी 0 है तो टैक्स भी 0 ही होगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स सर 0 ही होगा। ईपीएस निकालोगे तो ईपीएस कैसे निकलता है, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर मैं 0 को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मुझे यहां पर पता नहीं है, पर मुझे पता है कि ईपीएस भी तो 0 आएगा। 0 को अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा ऑफ कोर्स। नहीं, ये मैंने आपके सामने इनकम स्टेटमेंट बना दी है। मैंने ये इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाई है आपके सामने क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इसी स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी है। बताओ जी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता था सर? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता था ऐसा ईवीआईटी, जैसे ही फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलो तो आपको क्या सुनाई दे रहा है, ईवीआईटी, ऐसा ईवीआईटी जहां पर मालिकों के लिए कुछ नहीं बचता, मतलब ईपीएस 0 हो। ईपीएस 0 होने का मतलब इनडायरेक्ट क्या मतलब है कि हमारा ईबीटी 0 है, मतलब ऐसा ईवीआईटी जो ईबीटी को 0 करे, मतलब उतना ईबीआईटी कमाना है कि ईबीटी 0 हो। और ईबीटी 0 कब होगा, जब हम इंटरेस्ट जितना ईबीआईटी कमाएं। इसका मतलब मैं आपसे अगर इसी एग्जांपल में पूछूं कि बताइए व्हाट इज द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो दिमाग में आएगा ईबीआईटी, और ईबीआईटी इंटरेस्ट जितना, इंटरेस्ट कितना है 1 लाख रुपए, तो व्हाट इज द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, 1 लाख रुपीज, इंटरेस्ट जितना। नहीं, यही मतलब हुआ ना। आइए मैं अब इसके नीचे आपको ये वेरिफिकेशन कर देना। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 20 क्वेश्चन नंबर है। अब इसके नीचे एक एग्जाम्पल करके लिखना, कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वेश्चन नंबर 20। बताइए जी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ईबीआईटी, कितना ईबीआईटी कमाएंगे, इंटरेस्ट ऑन डेट जितना, कितना इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए। क्या यहां तक पिक्चर क्लियर है आपको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिए एक और एनालिसिस सुनिए। जब हम बोलते हैं ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट तो हमें क्या निकालना होता है, सेल। जब हम बोलते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट तब भी हमें क्या निकालना होता है, सेल। पर दोनों में फर्क क्या है, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ फिक्स कॉस्ट की टेंशन को पूरा करता है, बस वो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी तक ही अपनी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट और ब्याज दोनों की रिकवरी की जिम्मेदारी लेता है।
मतलब अगर हम ओवरऑल की बात करें तो हमारा कि हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ते हैं, 30,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी क्वेश्चन में अगर मुझे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता, तो उस केस में क्या होता? उस केस में मुझे इंटरेस्ट की रिकवरी पे फोकस नहीं करना, उस केस में मुझे ईबीआईडी जीरो चाहिए। मतलब हमें कमाना है सिर्फ फिक्स कॉस्ट जितना। फिर मैं मतलब यहां पर 1 लाख नहीं लिखता, मैं सिर्फ 5 लाख की लिखता। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो 5 लाख को 20 से डिवाइड करके कितना आता? 5 लाख को 20 से डिवाइड करके आता 25,000 यूनिट्स। इसका मतलब अगर मैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालता तो वो आता 25,000 यूनिट्स। सोचो हम अगर सेल कर रहे हैं, अगर हम 25,000 यूनिट्स ही बेच पाए तो हम फिक्स कॉस्ट रिकवर कर जाएंगे। 25 के ऊपर 5 और बेच देंगे तो इंटरेस्ट भी रिकवर हो जाएगा। मतलब ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पहले आएगा और बाद में ओवरऑल आएगा। ऑपरेटिंग भी सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में है, ओवरऑल भी सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की रिकवरी पर बात करता है, ओवरऑल ओवरऑल फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों की रिकवरी की बात करता है। नहीं, यही मतलब हुआ ना? तो अब क्या करें, आप इसी के नीचे ही एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप। कैलकुलेट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इन क्वेश्चन नंबर 20। अगर हमें ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो यूनिट्स में, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सिर्फ फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, ये हो जाएगा 25,000 यूनिट्स। ठीक है जी, क्लियर है जी? एक एग्जांपल और लिखो। कैलकुलेट डीसीएल इन क्वेश्चन नंबर 20। बताइए जी, डीसीएल का फॉर्मूला क्या? सर डीसीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। मैं बिना कुछ लिखे बोल सकता हूं कि डीसीएल तो हमारा इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि ईबीटी जीरो है। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट पर, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट पर जो हमारा ईबीटी होता है वो जीरो होता है। नहीं तो हमें बिना कैलकुलेट के ही पता है कि जीरो आएगा। आप देख लो, हमारे पास ये वेरिफिकेशन भी है। कंट्रीब्यूशन कितना है? 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय ईबीटी जीरो, 6 लाख डिवाइड बाय जीरो क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय जीरो, ये हमारा आ गया इनफाइनाइट। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हमारे इस चैप्टर का रिवीजन खत्म हो जाएगा। हमारा जो आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आने से हमारे फॉर्मूलाज में क्या बदलाव आएंगे, उस पर हमें बात करनी है। तो अगली क्लास में हम उसका रिवीजन करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही हम किसी टॉपिक का रिवीजन खत्म कर लेते हैं तो उसके जो पीडीएफ नोट्स हैं, मतलब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस रिवीजन सीरीज के दौरान, उसके पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका लिंक आपको इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिखने लगेगा जैसे हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, तो वहां पर भी मैं शेयर कर दूंगा। मेरे साथ व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ना है मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। इस नंबर पर मुझे आप ये डिटेल्स अगर भेज देंगे तो मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट इसमें जोड़ दूंगा। क्या डिटेल्स हैं? आपको अपना नाम मेंशन करना है, सिटी मेंशन करनी है, ये लिखना है इंटरेस्टेड इन एफटीबी। एफटीबी मतलब फास्ट ट्रैक बैच या फिर रिवीजन सीरीज। सीएएफएम न्यू सिलेबस जरूर लिख दीजिएगा। सीएएफएम जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एनएस मतलब न्यू सिलेबस, ये मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं आपको फिर उसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूं जो कि न्यू सिलेबस के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है ना? बाकी समझदार आप हैं, वीडियोस को आपने लाइक कर ही दिया होगा, कमेंट आप कर ही दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।